नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 मार्च के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस विश्लेषण में हम लोग किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो आपको कल अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उसके उत्तर को देखेंगे और उसके बाद हम आज के समाचार पत्रों में आए कुछ समाचारों को देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति से जुड़े हुए समाचार हैं, कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए समाचार हैं, बलात्कार और शादी को लेकर के जो एक एडिटोरियल आया है उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जलवायु और चेतना के विषय में जो एडिटोरियल आया है उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा केयर्स बादाम भारत का जो केस हुआ था उसके ऊपर जो एडिटोरियल आया है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के द्वारा जो 2 कलेक्टरों को अवमानना के लिए दंडित किया गया है उस न्यूज को भी हम यहाँ पे देखेंगे। और 8वें नंबर पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के बिजली विभाग में जो है 14 टॉर्जन्स वायरस जो है पाए गए हैं। सबसे अंतिम में हम जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं उनको लेंगे और अंतिम में हम मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। सबसे पहले हम जो आपको कल क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर देख लेते हैं। कल जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन थे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास चीन द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन था कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास भारत और जापान ने किया है। और तीसरा ऑप्शन था श्रीलंका कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को संयुक्त राज्य अमेरिका को देने का विचार कर रहा है। यहां पर जो है आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, सही होगा। मतलब कि केवल 1 यानी कि श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास चीन द्वारा किया गया था, यही एकमात्र कथन है जो कि सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन था संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण 1980 से किया जा रहा है। दूसरा कथन था सीधा प्रसारण की सुविधा हेतु लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को 1989 में शुरू किया गया था। और तीसरा कथन था सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिशों के आधार पर हाल ही में संसद टीवी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया। यहां पर इन 3 कथनों में से 1 और 3 क्या है, सही है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या है, सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेगेव लाइट मशीन गन को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है, इसे किस देश से खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि यह इजराइल का प्रोडक्ट है और इसका आंसर क्या होगा, इजराइल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन था हिमालयन सीरो मुख्य भूमि की सीरो की उपप्रजाति है और यह हिमालय की स्थानिक प्रजाति है। दूसरा कथन है यह ऊंचाई पर निवास करता है और आम तौर पर समुद्र तल से 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। और तीसरा कथन था मुख्य भूमि की सीरो को IUCN की लाल सूची में सुबेद के रूप में और CITES की अनुसूची में एक में भी सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर इन तीनों कथनों में से तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। यानी कि आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें 1, 2 और 3 की बात की गई है वह आंसर इसका होगा। यानी कि ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है यह 2 जिलों में विस्तारित है। दूसरा कथन है पार्क के अंदर मानव निवास नहीं है। और तीसरा कथन है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्राकृतिक आवासों में से एक है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि कथन 1 और 3 जो है क्या है, आपके सही हैं। यह 2 जिलों में विस्तारित है और तीसरा यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन जो आपको कल दिए गए थे उन सभी के आंसर आपको पता चल गए। आशा करता हूं कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। आइए अब हम आज के समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है जिसे सोनिया गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है।
हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और उन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है। इस एडिटोरियल को लिखने के पीछे का जो अभिप्राय है वो है हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और बैंक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा जो है इस बार के बजट में यह घोषणा की गई है कि सरकार बहुत सारी कंपनियों में अपने शेयर्स को क्या करेगी, बेचेगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि बैंकों को भी यहाँ पर निजीकरण करने का उनका इरादा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है सोनिया गांधी के द्वारा जो है इस एडिटोरियल को लिखा गया है। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्रों को और बैंकों को बंद करने या बेचने के इरादे से जो काम कर रही है वो जो है दीर्घकालिक नुकसान जो है पहुंचाने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के शुरुआत में ही उन्होंने मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा दिए गए एक भाषण की जो है चर्चा की है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर 2016 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में यह बात कही थी कि जीएसटी के लागू करने से जो है हमारे जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है 2% की गिरावट आ सकती है। इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा सुझाए गए बातों को मानना चाहिए था और उनके नहीं मानने के कारण आज हमारी इकोनॉमी में जो है इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा जो तेलों पर लगने वाला टैक्स उसकी भी चर्चा की गई है। यहाँ पर इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐतिहासिक रूप से जो तेलों की कीमत थी वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम थी, जिसका लाभ जो है सरकार को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, जिसके कारण लोगों के पास कुछ पैसे बचते और खपत में जो है बढ़ोतरी होती, देश में जो है डिमांड क्रिएट होता, जिसके सहारे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार ने तेल की कीमतों में जो कमी आई थी उसका फायदा जनता तक नहीं पहुंचाया, जिसके कारण जो खपत है यानी कि जो डिमांड जो कि हमारे बाजार में उत्पन्न हो सकता था वो उस तरीके से उत्पन्न नहीं हो पाया, क्योंकि जनता के पास खर्च करने के लिए पैसे की क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर सरकार ने इन सारे मुद्दों को गौन रखा और उनका सारा ध्यान जो है अब विनिवेश और निजीकरण के ऊपर चला गया है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह भी बात की गई है कि हमारा मुद्दा जो था वो विनिवेश का था, लेकिन सरकार जो है अब विनिवेश के बजाय स्पष्ट रूप से निजीकरण को अपनाने लगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विनिवेश में जो है सरकार क्या करती है, सरकारी कंपनियों के कुछ शेयर्स को बेचती है, लेकिन उसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है जिस निजीकरण की बात की जा रही है वहां पर सरकार क्या कर रही है कि अपने पूरे के पूरे कंपनी को ही, एक उपक्रम को ही जो है निजी हाथों में दे रही है। तो इसी बात को यहाँ पर उठाया गया है और कहा गया है कि सरकार के द्वारा पहले विनिवेश की बात की जाती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से निजीकरण को अपना लिया गया है, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा सामाजिक न्याय का भी मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनियां हैं, उन्होंने जो है किस तरीके से हमारे देश में पिछड़े क्षेत्रों, खासकर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को सुनिश्चित किया था। यहाँ पर उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि किस तरीके से इन पीएसयूज में काम करके जो छोटे छोटे लोग हैं उन्होंने भी जो है एक अच्छी नौकरी की थी, उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्होंने भी एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित किया था। यहाँ पर इस बात को दोहराते उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो है अपने सामाजिक न्याय को नहीं समझती हैं, वो इस तरीके का जो काम है जो पीएसयूज के द्वारा किया जाता था वो निजी कंपनियों के द्वारा नहीं किया जाएगा। और इसलिए इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा जो है सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है यहाँ पर बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया गया है। यहाँ पर बैंकों का मुद्दा भी इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा उठाया गया है। उनके अनुसार 2014-15 और 2019-20 के बीच की सकल एनपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पिछले 6 वर्षों में यानी 2008 से 14 के मुकाबले लगभग 365% अधिक है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जब उनकी सरकार थी तब जो है
बैंकों का जो एनपीए था वो कम हुआ करता था, लेकिन विगत 6 वर्षों में बैंकों का जो एनपीए है वो जो है 365%, 365% जो है अधिक हो चुका है। यानी कि इस सरकार के आने के बाद बैंकों की हालत और खस्ता हुई है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा डूब गए हैं। यहाँ पर बैंकों की सराहना करते हुए यह भी बताया गया है कि सरकार यह भूल गई है कि 2008-9 में जो वैश्विक मंदी आई थी, इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा जो है उसके बुरे प्रभाव को हमने झेल लिया था और हमारी इकोनॉमी को यहाँ पर बचा लिया गया था इन बैंकों के द्वारा। इन सभी की चर्चा यहाँ पर इस एडिटोरियल में की गई है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंतिम भाग में इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ पर जो है सरकार हर कंपनियों को एक तरीके से ना देखें। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से ओएनजीसी, एलआईसी और बहुत सारे बड़े बैंकों को यहाँ पर निजीकरण करने का फैसला लिया गया है, यह सरकार के द्वारा सही नहीं है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी उपक्रम जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार को उनके निजीकरण करने से बचना चाहिए। आइए अब बढ़ते अपने अगले समाचार की तरफ। और यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है सस्टेनिंग द ड्राइव। यहाँ पर जो है इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से 1 मार्च से हम लोगों ने जो है कोरोना की वैक्सीन को बहुत ही एग्रेसिवली तरीके से जो है देना शुरू किया है, उसका असर अब दिखने लगे है। जनता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है अब वैक्सीन लेने के लिए आ रही है। जनता ने जब ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के द्वारा कोरोना की वैक्सीन ली जा रही है, तो लोगों में जो इस वैक्सीन को लेकर डर था वो डर दूर हुआ है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा एक डेटा दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि मात्र 3 दिनों में जो है 8.4 लाख यानी कि 8,40,000 वैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन लोगों में से 1.04 लाख यानी कि 1,04,000 वैसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है और उन्हें कोई ना कोई खतरनाक बीमारी है। यहाँ पर इसका कंपैरिजन जो है फर्स्ट फेज से किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से जनवरी 16 से लेकर के जनवरी 18 के बीच में मात्र 3.8 यानी कि 3,80,000 लोगों ने ही जो है वैक्सीन लिया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप बताने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा और यह समझाया गया है कि जो असर है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए कोरोना वैक्सीन का वो समाज पर बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आकर के अब वैक्सीन ले रहे हैं। इसी बात की चर्चा करते हुए यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि जो ये शुरुआत जो कि बहुत तेज शुरुआत हुई है उसे जो है बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ पर उन्होंने मुख्यतः 2 बातों की चर्चा की है। पहली बात, उन्होंने कोविन जो वेबसाइट है उसे और ईजी बनाने की बात की है। वहाँ पर जो है आसानी से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सके, इसकी बात यहाँ पर सुझाया गया है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ले ली है, जो हेल्थ वर्कर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ले ली है, वो जो है लोगों के बीच जाएं, खास करके वे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनके बीच जाएं और उनको समझाने का प्रयास करें कि हमारे द्वारा दिए गई जो कोरोना वैक्सीन है वो उनके लिए सेफ़ है, वो आसानी से जो है इसे कोरोना से बच सकते हैं। ऐसा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोरोना वैक्सीन ले। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ जिसका शीर्षक है रेप एंड मैरिज। यहाँ पर जो है इस मुद्दे को उठा करके इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए एक सवाल को मुद्दा बनाया गया है और यहाँ पर जो है स्त्री और पुरुष की जो समानता के अधिकार हैं उसको भी यहाँ पर मुद्दा बनाया गया है। यहाँ पर समाज में जो रेप का मुद्दा है वो कितना संवेदनशील है उसकी चर्चा की गई है। तो आइए समझते हैं कि आखिर में इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय को जो है जिसका रेप का केस चल रहा था उससे एक सवाल पूछा गया और वो सवाल क्या था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह रेप पीड़िता से जो है शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर इसी सवाल को मुद्दा बनाते हुए इस एडिटोरियल के लेखक ने कोर्ट से यह पूछा है कि यह सवाल अपने आप में ही स्त्री और पुरुष की जो समानता के अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ है। यहाँ पर एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह कहा जा रहा है शादियाँ जो होती हैं वो 2 लोगों की मर्जी से होती है। यहाँ पर जो है कोर्ट ने
उस व्यक्ति से तो पूछा जिसने रेप किया है कि क्या वह उस रेप पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो है कोर्ट के द्वारा उस लड़की से नहीं पूछा जो कि नाबालिग है कि क्या वह उस व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही बड़ा है। यह स्त्री और पुरुष के समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेखक के द्वारा दो केसेस का जिक्र किया गया है। एक केस है सीआर बनाम यूके, जहाँ पर यूरोपीय मानवाधिकार के उस फैसले की चर्चा की गई है, जहाँ पर यह कहा गया कि जो बलात्कार का जो आरोपी है वो बलात्कार का आरोपी ही रहता है, इससे कोई फर्क पड़ता कि वो उसका रिलेशन जो है पीड़िता के साथ क्या है। यहाँ पर जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट के सिंभू और अन बनाम हरियाणा सरकार के केस की भी चर्चा की गई है और यहाँ पर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पीड़िता से शादी करने के लिए बलात्कारी की पेशकश का इस्तेमाल कानून द्वारा निर्धारित सजा को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जा रही है एडिटोरियल के लेखक के द्वारा कि क्या किसी पर आरोप लगा हो बलात्कार का और वह सिर्फ ये करके कि हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं, क्या वह सजा से बच सकता है। और यहाँ पर इन दो केसेस का जिक्र करते हुए एडिटोरियल के लेखक ने यह कहा है कि बलात्कारी से यह पूछना कि क्या वह पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है, यह अपने आप में ही एक जो है बहुत ही गलत प्रश्न है और यह पुरुष और महिला के समानता के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर जो है अंतिम में यह कहा गया इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा कि कोर्ट को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट को जो है बलात्कार के आरोपी अगर आरोपी सिद्ध हो चुका है तो उसे जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ना कि यह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या वह उस औरत से जो है शादी करने के लिए तैयार है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ, जो कि हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है भारत और विश्व में आई हुई जो भी आपदाएं हैं पहले उनका जिक्र किया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो किस तरीके से हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन चुका है। यहाँ पर उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना, इसकी चर्चा की गई है। 2013 में मानसून के महीने के दौरान उत्तराखंड में 6000 से ज़्यादा मौतों की चर्चा की गई है। यहाँ पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ 2021 की शुरुआत से ही कई घातक हिमस्खलन आ चुके हैं उसकी चर्चा की गई है। टेक्सास में अत्यधिक ठंड, जर्मनी में दोहरे अंकों का नकारात्मक तापमान, आर्कटिक में बर्फ का पिघलना और भारत में दिल्ली और हैदराबाद में जो एक तपती गर्मी हो रही है उसकी चर्चा की गई है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि ये सारी घटनाएं जो हैं हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का जिक्र करते हुए इस एडिटोरियल के लेखक ने यह बताया है कि किस तरीके से इन देशों ने जो है यह पहले ही घोषित कर दिया है कि किस वर्ष तक ये जो है कार्बन का उत्सर्जन जो है कम कर लेंगे, लेकिन भारत ने अभी भी इस लक्ष्य की घोषणा नहीं की है। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल के द्वारा HSBC की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट जिसे कि 2018 में लाया गया था उसमें जो है भारत की चर्चा की गई है और बताया गया है कि कैसे 67 देशों में भारत का जो है स्थान पहले नंबर पे था। यहाँ पर जो है जर्मन वॉच का भी जिक्र किया गया है, जहाँ पर उसके एक रिपोर्ट जो कि 2020 में आया था उसमें जो है 181 देशों में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया था, जिसमें यह बताया गया है कि भारत में जलवायु जोखिम जो है बहुत ही ज्यादा है। इन सभी बातों की जिक्र करते हुए लेखक ने यह कहा है कि भारत को जल्दी से जल्दी वैसे प्रयास करने होंगे जिससे कि हमारे देश में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसको जो है रोका जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी हमें और भारत सरकार को जो है इस मामले में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी खर्च करने चाहिए। बजट में जो है इनका एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ और ये जो एडिटोरियल है वो भारत के FDI से जुड़ा हुआ है, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यहाँ पर जो है वोडाफोन और केयर्स एनर्जी का जो केस है उसका जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि किस तरीके से इस केस ने जो है भारत की साख जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिराई है। जो बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियां हैं वो जो है इन केस की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट करने से जो है क्या है डर रही हैं, निवेश करने से डर रही हैं। यहाँ पर जो है 25 सितंबर
और 22 दिसंबर के फैसलों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो है कहा गया है कि यहाँ पर जो भी भारत सरकार ने वोडाफोन और केयर्स एनर्जी पर जो टैक्स लगाए थे उन्हें जो है गलत पाया गया और यहाँ पर जो है भारत सरकार को कुछ नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर जो है सबसे अंतिम भाग में यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ये जो कंपनियां हैं वो भारत सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने जो भी मतभेद है उनको दूर कर लें और यह जो बात है वो भारत के एफडीआई के लिए भी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इन्हीं पर निर्भर करता है कि किस तरीके से भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक सिंपल चर्चा की गई है और यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि भले ही हेग में जो रूलिंग आई है वो भारत के खिलाफ है, लेकिन भारत जो है इन दोनों कंपनियों से सौहार्दपूर्ण रिश्ता बना करके जो है अपनी जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ठीक कर सकता है और जिसके कारण जो है भारत में एफडीआई भी आ सकता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ और यहाँ पर कहा गया है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वारा 2 कलेक्टर्स को जो है यहाँ पर कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है और उन्हें जो है 3 महीने की सजा और 2000 का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिरसिला के कलेक्टर डी कृष्ण भास्कर और वानप्रस्थी के कलेक्टर इनका नाम है यस्मीन बासा और भूमि अधिग्रहण अधिकारी जिनका नाम है एन श्रीनिवास राव, इन तीनों को जो है कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है और यहाँ पर इन्हें यह सजा सुनाई गई है। यहाँ पर राजन्ना सिरसा जिले के इलांतकूट मंडल के अनंतगिरी गांव के 15 लोगों ने ये याचिका लगाई थी और यहाँ पर उन्होंने उच्च न्यायालय से एक गुहार लगाई थी कि उनकी जमीनें अदालत के जारी अंतरिम आदेशों के बावजूद अनंतगिरी जलाशय द्वारा जब्त की गई हैं और यह अदालत की अवमानना है। सभी ने जो है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता की मांग की थी और यहीं पर इसी केस में जो है हाई कोर्ट ने जो है इन दोनों कलेक्टर्स को जो है सजा सुनाई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ और यहाँ पर समाचार ये आई है, बुधवार को बिजली मंत्री नितिन राउत ने यह कहा कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी के सर्वर में जो है वायरस जो है पाए गए हैं। यहाँ पर बहुत दिनों से हमारे देश में यह चर्चा हो रही थी कि पिछले साल मुंबई में जो 12 अक्टूबर को जो बिजली बंद हो गई थी उसमें कहीं ना कहीं चीन के द्वारा जो है फैलाए गए वायरस का हाथ है और इसी को लेकर के यहाँ पर एक जांच कराई गई थी जिसमें यह बात निकल के आई है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी में जो है 14 ट्रोजन वायरस जो है पाए गए हैं उनके सर्वर में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है, ये साइबर अटैक का मुद्दा है और इसे भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए अब आज के हिंदू समाचार पत्र पर आधारित कुछ प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं जिसका आंसर आपको जो है कल दिया जाएगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और यह देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को जो है सही किया। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा शैडो पैड क्या है। यहाँ पर जो ये बताना है कि शैडो पैड क्या होता है और ऑप्शन नंबर ए है एक जटिल कंप्यूटर वॉर्म जिसने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को धीमा कर दिया था। दूसरा है साइबर हमला जिसकी शुरुआत USB चार्जिंग पोर्ट से हुई थी। तीसरा है एक मालवेयर जिसका संबंध चीनी समर्थित हैकरों से है और चौथा ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर उपकरण जिसका विकास एक इजरायली फर्म द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर शैडो पैड की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर अभी अभी मैंने जो है एक टॉर्जन को लेकर के चर्चा की थी, उस वायरस को लेकर चर्चा की थी, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो आपको बताना है कि इन चारों प्रश्नों में से सही उत्तर कौन सा है। आइए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। क्वेश्चन है नेट्रॉन झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है यह तंजानिया के अरूसा क्षेत्र में स्थित एक नमक की झील है। दूसरा कथन है झील का जल किसी भी नदी या समुद्र में प्रभावित नहीं होता है और तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण के उच्च स्तर के कारण सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्राइड इसके तल पर रह जाता है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3। तो इसको सही से पढ़िएगा और बताइएगा कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन क्या है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलोपागोस द्वीप समूह हिस्सा है। ऑप्शन है आपके कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली। तो इन चारों में से कहां पर जो है यह पाया जाता है
और नाम मैंने क्या बताया, गैलापागोस द्वीप समूह। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। यहां पर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तेल के कुओं से तेल प्रवाह का बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव होता है। दूसरा कथन है रेडॉन गैस निकलती है। और तीसरा कथन है कई कुओं में पानी के स्तर में वृहद परिवर्तन होता है। उपयुक्त कथनों निम्नलिखित घटनाओं में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? पहला है आपका सुनामी, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी और चौथा ऑप्शन है समुद्र तल का प्रसार। तो इन तीनों ऑप्शंस को पढ़ करके आपको ये बताने हैं कि ये जो तीनों जो कथन हैं वो इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्र तल का प्रसार। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था वो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कथन 1 है कांग्रेस ने पूर्ण संहिता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। कथन 2 है इस सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच का मतभेद खत्म हुआ था। और कथन 3 है कि इस सत्र में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो आशा करता हूं सारे 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और कल आपको इसके आंसर बता दिए जाएंगे। आइए अब कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारणों और उससे होने वाले नुकसान की चर्चा करते हुए उसे कम करने के उपायों की चर्चा करें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक एडिटोरियल आई है और उसकी चर्चा में मैंने बताया कि यहाँ पर पूरी दुनिया में और भारत में बहुत सारे जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान हो रहे हैं। हम यहाँ पर जो है उसकी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप उत्तर की संरचना देखें तो इसको भूमिका में आप भारत में होने वाले प्राकृतिक दुर्घटनाओं की चर्चा कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे ऐसी बातें बताई। 2013 का जो है उत्तराखंड में का दुर्घटना मैंने बताया, हाल ही में आए हैं दुर्घटनाओं का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। दिल्ली, हैदराबाद में जो गर्मी में बढ़ोतरी हुई है या फिर केरला में जो बाढ़ें आ रही हैं उसकी आप चर्चा कर सकते हैं और उसको आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कर सकते हैं और यह भी सुझाव दे सकते हैं कि किस तरीके से भारत इन जलवायु परिवर्तन को रोक सकता है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है अब इन चीज़ों में खर्च करने होंगे और भारत को एक क्लीन एनर्जी यानी कि ऐसा स्रोत ढूंढना होगा जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो है उत्सर्जन कम किया जा सके। आइए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। यहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण या विनिवेश किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, इसका हमें क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। अगर आप उत्तर की संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर भूमिका में आप भारत की सरकारी संपत्ति के महत्व को बता सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सरकारी कंपनियों का योगदान रहा है, किस तरीके से भारत को जो है एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने में इन कंपनियों का योगदान रहा है, उसकी चर्चा आप यहाँ पर मुख्य भाग में भी कर सकते हैं और भूमिका में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से निजी संपत्ति के साथ साथ जो आपकी सरकारी संपत्ति है वो भी जो है क्या है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके से जब हमारे 2008 और 9 में जब हमारे पूरे विश्व में जो है मंदी छाई थी तो किस तरीके से इन सरकारी बैंकों और सरकारी कंपनियों ने जो है हमारे देश को, तो इसकी सारी चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का समाचार विश्लेषण समझ में आया होगा। इसी तरीके से रोज समाचार विश्लेषण के लिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो मिलते हैं अगले समाचार विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद।